नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग विश्व भूगोल पे चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग अभी 3 दिन विश्व भूगोल की क्लासेस ले रहे हैं और 3 दिन विज्ञान की, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम लगातार उसको स्टडी करते चलेंगे। तो आज हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम आगे देखेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें, यूपीएससी, एमपीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है ही। तो उन्हीं सारी बारीकियों को लेकर आज हम आपके सामने बहुत पॉइंट चलेंगे। अब हमें ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं सारा कवर करेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे। बाकी जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं अपन उसको सभी भी प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंप आखिर है क्या, भूकंप की परिभाषा क्या है। तो भूपटल पर उत्पन्न कंपन हमसे स्पष्ट है। भूकंप, भू मतलब धरातल या भू पर पट्टी और कंप मतलब कंपन। तो भूपटल पर बाहरी या आंतरिक चट्टानों की हलचल को, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो, चाहे वो प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण हो, क्या कहलाता है? आपका भूकंप कहलाता है। ठीक है, या एक सिंगल लाइन में आप समझना चाहते हैं तो भूकंप में पर उत्पन्न कंपन। हमने देखा था कि पृथ्वी में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं पृथ्वी संरचना के निर्माण में, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। तो भूकंप जो है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारा कुछ, भूस्खलन, ये सब कुछ किसके अंतर्गत है? अंतर्जात बलों के अंतर्गत। तो भूकंप, पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आएगा आपके सामने कि भूकंप आखिर क्या है। तो भूकंप एक अंतर्जात बल का परिणाम है, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए अब दूसरा टॉपिक हमने रखा हुआ उत्पत्ति, कि आखिर भूकंप की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से भौतिक और प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं। तो हमने सबसे पहले स्थान दिया प्राकृतिक कारकों को और मानवीय कारकों को। तो अगर हम बात करें भूकंप के आने के प्राकृतिक कारकों, अधिकांशतः जो भूकंप है वो अधिकांश प्रभावित करता है प्राकृतिक कारकों के कारण। तो प्राकृतिक कारकों में आप देखें, प्राकृतिक कारकों में हम सबसे पहले देखते हैं भूगर्भिक प्लेटों की गति। भूगर्भिक प्लेटों की गति, आप सभी को पता है कि भूपर्पटी बाहरी परत है। दूसरे नंबर पे आता है अपना प्रवाल, जो कि आंतरिक परत है। आंतरिक परत का घनत्व ज्यादा है, इसीलिए जो ऊपरी परत है वो उसके ऊपर चलायमान है। इसी वजह से आज हमारे महाद्वीप जो प्रारंभिक समय में पूरे आपस में इकट्ठा थे, वो सब अलग अलग अपनी संरचना में विभक्त है, मतलब उनमें गति हो रही है। तो 2 प्लेटों के पास आने, नजदीक दूर जाने, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से क्या होती है? आपकी भूगर्भिक प्लेटों में कंपन आता है और यही कंपन कहलाता है भूकंप कहलाता है। दूसरा हम देख रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज्यादा तेज विस्फोट के साथ जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत दूर दूर तक हमने भूकंप नोटिस किए गए हैं, इसीलिए भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगली हम बात करें वलन और भ्रंशन, तो मैंने वही गति के कारण जो संरचनाएं बनती है, पृथ्वी में फोल्ड्स आ जाते हैं, वो वलन कहलाते हैं। भ्रंश घाटियों का निर्माण हो जाता है, वो भ्रंशन कहलाता है। 2 प्लेटों के दूर जाने या पास आने के कारण बनी संरचनाएं। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक और भी कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। भूगर्भिक गैसों के में वृद्धि हो जाना, वह भी एक भूकंप का कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर मानवीय कारकों की बात करें तो मानवीय कारकों में प्रमुख है, सबसे प्रमुख है जलीय भार में या बांध निर्माण, जलीय भार में वृद्धि। क्या हो रहा था कि सामान्य नॉर्मल प्राकृतिक संरचना थी, हमने बांध का निर्माण किया और जल भराव हो गया। अभी वहां की संरचना इस लायक नहीं थी, हमने वहां बांध का निर्माण किया और वहां पे जल भराव होने के कारण वो क्षेत्र क्या होगा? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में समावेश हो गया। यहाँ पर विशेषतः आपको ध्यान ये रखना है, इसी वजह से बड़े बांधों के निर्माण के समय मेधा पाटकर हो, सुंदरलाल बहुगुणा हो, ऐसे बड़े बड़े नाम जो पर्यावरणविद हैं वो डैमों का विरोध करते हैं। उसका रीजन क्या है? ये। अगला, सारे विकास कार्यक्रम, सारे तो नहीं, अधिकांश विकास कार्यक्रम अगर हम बात करें, जैसे पहाड़ी संरचना में रेल निर्माण, सड़क यातायात निर्माण, उत्खनन में विस्फोट होता है, ड्रिलिंग होती है, सारे कारण, मेट्रो ट्रेन का निर्माण, ये बहुत सारे विकास कार्यक्रम हमारे जो है आज मानव अंधाधुंध तरीके से उस चीज़ों की ओर बढ़ रहा है और उसी का परिणाम आज देखिए, कोरोना जैसे छोटी सी बीमारी ने पूरे विश्व को रोक दिया। तो प्रकृति से बिल्कुल भी खिलवाड़ आवश्यक नहीं है, हमें अपनी क्षमताओं को सीमित करना होगा। अगर हम
प्रयोग करेंगे संसाधनों का तो हमें भी नुकसान नहीं होगा और प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और भूकंप से विनाश को भी जानते हैं। फिर अगली श्रृंखला में हम आते हैं, ये हमारे प्राकृतिक और मानवीय कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली श्रृंखला में हम आते हैं, आजकल कुछ ज्वलंत प्रश्न निकल कर आ रहे हैं भूकंप की शब्दावली से। तो यहाँ पे मैंने भूकंप की 2 शब्दावली को स्थान दिया है। पहली शब्दावली है आपकी अधिकेंद्र या एपी सेंटर। उससे भी पहले अपन दूसरी शब्दावली की ओर ध्यान जाएंगे। दूसरी शब्दावली आपका भूकंप मूल, इसी को बोलते हैं फोकस, इसी को बोलते हैं हाइपोसेंटर। ये 3 नाम जाने जाते हैं। तो ध्यान दें, ये भूपरपट्टी है, ये भूपरपट्टी है, ये उसका आंतरिक भाग है। भूपरपट्टी की छोटी छोटी 2 प्लेटें हैं, उनकी किसी भी गति के कारण ये जो केंद्र भूकंप मूल या भूकंप फोकस या हाइपोसेंटर का प्रमुख अर्थ है वह बिंदु जहां से भूकंप प्रारंभ हुआ, वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, क्या कहलाता है, भूकंप मूल है। साथ ही साथ अब देखते हैं हम अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर। तो धरातल पर या यूं कहूं मैं अगर आप परिभाषा के तौर पे, तो भूकंप के लंबवत बिंदु क्या कहलाता है, आपका अधिकेंद्र। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें, सामान्य भाषा में समझना चाहें, तो धरातल पर वह स्थान या वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती, देखिए यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, लेकिन धरातल पर वह बिंदु जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा महसूस किया गया। आप बार बार बोलते रहते हैं, न्यूज में आप सुनते रहते हैं यहाँ पर केंद्र बिंदु था। तो भूकंप का जो केंद्र बिंदु महसूस किया गया वही क्या है, आपका अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो ये 2 बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनते हैं, तो थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। फिर हम देखते हैं कुछ बेसिक कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, ये बहुत ही ज्यादा आया हुआ प्रश्न है, सभी को पता होता है आजकल। सीस्मोग्राफ कहलाता है। आखिर क्यों हम भूकंप का इतना अध्ययन कर रहे हैं, क्या आवश्यक है, भूकंप का महत्व क्या है इन सब चीजों का। तो भूकंप का महत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी या अध्ययन में। आपने देखा भी था प्रवाल, जब हम सियाल, सीमा और नीफे पढ़ रहे थे तो भूकंपीय तरंगों के बारे द्वारा ही हम इनका अध्ययन कर पाए थे। ठीक, और लास्ट एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भूकंप में फोकस से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है। मतलब भूकंप से फोकस, ये जो मूल बिंदु है, इससे जो ऊर्जा निकल रही है जिसके कारण भूकंप आता है, सीधे सीधे अगर अपन बात करें तो वो किस कारण आता है भी, आपका सिर्फ और सिर्फ प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण आता है। भूकंप की सामान्य जानकारी, उत्पत्ति और परिभाषा और शब्दावलियों को देखने के पश्चात अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की, जो वास्तव में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमने इसको अंतर के तौर पर यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो आपको बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। तो उसको आप देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे मापक स्केल। मतलब अधिकांश प्रश्न जो कहाँ से बनते हैं, यहाँ से। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, देखिए बहुत ही जरूरी है। और सबसे पहले हमने देखा कि भूकंपीय तरंगे, मैंने आपको बता दूं कि भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी जो पृथ्वी के अंदर होती है और एक ऐसी जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर चलती है। इसको यहाँ पर हमने तीसरे पॉइंट में स्थान दिया है, काय या बॉडी, और दूसरी धरातलीय, मतलब बॉडी वेव और धरातलीय वेव। ठीक है, इसको हमने रखा प्रत्यक्ष भी बोलते हैं और अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। तो ये 2 प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या कहा जाता है, काय तरंगे कहलाती हैं, और जो एल है वो आपकी धरातलीय तरंग कहलाती है। लेकिन हम उससे अलग हमने यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने इनके उपनाम देखे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होता है, इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम है। अगर हम पी तरंगों की बात करें तो उसे प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, यहां ध्यान रखें अनुदैर्घ्य तरंगे, ये सबसे ज्यादा आने वाला पॉइंट। और ज्वलंत प्रश्न अभी पूछा गया प्रश्न, मैंने आप सभी बताया कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसकी उत्पत्ति संपीड़न बल के कारण होती है। तो ध्यान रखेंगे, संपीड़न तरंग किसे कहा जाता है, पी तरंग। इसलिए संपीड़न तरंग किसे कहा जाएगा, संपीड़न बल के कारण उत्पन्न तरंग किसे कहा जाएगा, पी तरंग। बहुत ज्यादा ध्यान दें। दूसरा नाम इसी प्रकार से, चूंकि ये पहले महसूस की जाती है अधिकेंद्र पे, इसलिए इसे नाम दिया गया पी तरंग। जो उसके बाद महसूस की जाती है, इनसे उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है, एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे। गौण मतलब द्वितीय,
या इसे ही कहा जाता है क्या, अनुप्रस्थ तरंगे। ध्यान दें, इन्हें अनुदैर्घ्य, इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। फिर या इंग्लिश में से आप देखना चाहें तो ट्रांसवर्स स्केल। ठीक है, तीसरा हमारा नाम है एल तरंगों का। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दूं, हाईलाइटेड करते हुए मैंने एक पॉइंट लिखा कि पहले एल तरंगों का स्थान नहीं था, लेकिन हमारे HD लव साहब ने उसकी खोज की, इसलिए इसे लव तरंगे भी कहा जाता है। ये सारे नाम हमने वैज्ञानिकों के अध्ययन से ही देखा। अगर हम बात करें तो एल तरंगों को मैंने अभी आपको बताया कि उसे धरातलीय या सतही सरफेस वेव्स कहा जाता है। दूसरा बात करें तो ये लॉन्ग टाइम होती है, लॉन्ग वेव्स कहलाती हैं। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम अभी अभी आया हुआ परीक्षा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे रिलीफ तरंगे, RELIGH, इसे रिलीफ तरंगे या आर तरंगे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आखिर क्यों इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। तो इनकी गति चूंकि बहुत अलग अलग है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत प्रश्न बनते हैं इन्हीं टॉपिक्स से, इधर उधर करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे सीधी सी बात, अगर पहली बार आप अध्ययन करें तो याद रखें सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। तो सर्वाधिक वेग होता है P तरंगों का और न्यूनतम वेग होता है L तरंगों का। अगर आप स्पीड की बात करें तो आप 8 से 14 किलोमीटर तक P तरंगें होती हैं, मतलब किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की गति से आपकी S तरंगें चलती हैं और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आपकी L तरंगों की गतिमान होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इनके प्रकारों के आधार पर इन्हें काय या बॉडी तरंग, इसे भी काय या बॉडी तरंग कहा जाता है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, ये धरातल पर चलती है, ये अंदर चलती है पृथ्वी के अंदर, इसी वजह से। और ये क्या है, धरातल पर चलती है, इसलिए धरातल है। इसी वजह से इन दोनों को प्रत्यक्ष, क्योंकि ये तो होती हैं और इनसे उत्पन्न वो क्या होती है, आपकी अप्रत्यक्ष तरंग होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ प्रारंभ होता है कि इसी से इन तरंगों की पहचान होती है। ऐसी तरंग जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरण करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी P तरंग कहलाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, ऐसी कौन सी तरंग होती है जो द्रव या तरल माध्यम में जाने पर विलुप्त हो जाती है। तो प्लीज आप आंसर लगाएंगे क्या, S तरंग। ठीक है, यहाँ बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। वहां ऐसा स्पेशल पॉइंट के तौर पे देखें तो यह पृथ्वी के धरातल पर संचरण करती है, बस, और कुछ ऊपर पट्टी। अगली बात देखें तो इसी चीज को समझने के लिए हमने इसे नाम दिया क्या, यह ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। जो P तरंगें होती हैं उनका अधिकांश व्यवहार किसके समान होता है, ध्वनि तरंगों के समान। अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा, मतलब ठोस, उतना ज्यादा 14 किलोमीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है। और जैसे जैसे माध्यम की सघनता में कमी आती है, P तरंगों के वेग में भी कमी आने लगती है। मतलब ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ एक नाम दिया कि ध्वनि तरंगों की तरफ व्यवहार। इसी प्रकार जब उन्हें ध्वनि तरंग कहा तो S तरंग क्या कहलाती है, आपकी जल तरंग या फिर प्रकाश तरंग। तालाब में जैसे अपन पत्थर फेंकते हैं तो जल तरंग या फिर प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार, संपूर्ण नहीं, कुछ कैरेक्टर्स। और लास्ट हमने यहाँ स्थान दिया क्योंकि ये ध्यान नहीं रहता, एक और प्रश्न बार बार बनता है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है। तो हमें ऐसा लगता है वेग इसका सबसे ज्यादा, इसलिए ये विनाशकारी होगी। नहीं, वेग बेशक इसका कम होता है, लॉन्ग वेव्स इसलिए तो धीरे धीरे गमन करते हैं, बहुत ज्यादा धरातल पर विनाश करते हैं, वहीं हम निवास करते हैं, सर्वाधिक विनाश भी हमें कहाँ होगा, धरातल पर। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब हम देखते हैं मापक स्केल, ये मापक लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि मापक, भूकंप मापन के लिए आखिर क्या महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने भूकंप के मापन के अलग अलग तरीके दिए, लेकिन चार्ल्स रेक्टर द्वारा दिया गया सबसे मापक पैमाना वो है आपका रेक्टर स्केल। तो पहला हमने इसीलिए उसे नाम दिया हुआ है क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह भूकंप की तीव्रता का गणितीय मापन करता है, लॉगरिथम के थ्रू इसको निकाला जाता है, तो इसलिए रेक्टर साहब ने यह दिया और यह महत्वपूर्ण है। इसमें 0 से 9 तक पैमाने होते हैं, याद रखिएगा 0 से 1 से 9 नहीं, 0 से 9 तक पैमाने होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही हाईलाइट करते हुए रखा हुआ है कि प्रत्येक 10 गुना तीव्रता, मतलब एक रेक्टर और 2 रेक्टर के बीच में 10 गुना का अंतर होगा। इसी प्रकार 2 से जब हम 3 पर जाएंगे तो 2 की तुलना में 3 क्या होगा, 10 गुना का वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच 10 गुना मापन का अंतर होता है। इसी प्रकार दूसरी स्केल मर्केली स्केल, तीसरी स्केल रॉसी-फेरल स्केल है। स्केलों के नाम याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी स्केल है, तो अपन तुरंत रेक्टर लगा देते नहीं, आप सब्र से पढ़िए। A B C D ऑप्शन दिया हो, शायद ऑल या कोई और नाम दिया हो,
तो आप उसको ध्यान रखेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट के तौर पर अगर हम देखें तो भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया कि वायुमंडल में किसी एक गैस है जिसकी अधिकता से क्या होता है, भूकंप के पूर्वानुमान का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये बता दूं मैं आपको कि ऐसा कोई भी यंत्र अभी इवॉल्व मतलब हमने इन्वेंशन नहीं किया है जिससे पता लगा सके कि कब भूकंप आएगा, लेकिन फिर भी एक भूगर्भ शास्त्र ने अपने सालों से अध्ययन कर हमें बताया कि जब भी वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता होती है तो वह इंगित करती है कि यहाँ भूकंप आने की संभावना है। तो आज का ये आपका भूकंप सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, उससे जो भी आपके डाउट्स हो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।